जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज क्लास 12th कैलकुलस मैथ्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। कैलकुलस माने कि डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। इसमें अवकलन और समाकलन जैसी चीज़ें पढ़ेंगे। अगर हम इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो बोर्ड एग्जाम में 44 मार्क्स की सिर्फ कैलकुलस आती है। यानी एनसीईआरटी बुक की अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9 सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। 5वां चैप्टर 6ठे से 7वां, 8वां, फिर 9वां, ये सब इम्पोर्टेंट हैं। और यही अगर बात करें, बहुत इम्पोर्टेंट मैथ्स है और थोड़ी समझने वाली चीज़ है। आगे भी अगर मैथ्स से ही अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखोगे तो वहाँ भी इसका बहुत ही यूज होने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री, डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये तीनों ही मैथ के ऐसे समझ लो कि बैकबोन कहे जा सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसको आसान भाषा में और अच्छे से आपको समझा पाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, चैप्टर नंबर 5 हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। हिंदी में कहते हैं सातत्यता एवं अवकलनीयता। सातत्यता क्या होता है, अवकलनीयता क्या होता है, इस चैप्टर की थोड़ी सी बात क्लास 11th में आती है, चैप्टर नंबर 13 में। वहाँ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, सीमा तथा अवकलज के नाम से वो चैप्टर है, वहाँ पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर 11th में नहीं पढ़ा है कुछ भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं जो भी पॉइंट्स वहाँ यूज हुए थे उनको मैं यहाँ समझा दूंगा अच्छे से। 11th की कमी को महसूस नहीं होने दूंगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंटिन्यूटी क्या होती है। कंटिन्यूटी हिंदी में इसको हम बोलते हैं सातत्यता। ठीक है, क्या होती है सातत्यता? देखो, कंटिन्यूटी जो है ना, इसको समझने के लिए हम एक वर्ड का सहारा लेते हैं और वो वर्ड है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस वर्ड सुना है? कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार। कहते नहीं भाई हम कंटिन्यूअस ये काम कर रहे हैं। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। अब यहाँ किस वाली बात को लगातार की बात करना चाह रहे हैं? यहाँ हम किसको कह रहे हैं कि लगातार है? तो यहाँ पर ये होता है कि अगर हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाएं, जैसे मान के चलो हमारे पास एक फंक्शन मिला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एक फलन मिला है, और मुझे अगर इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है? ऐसे ही तो होता है। तो मतलब क्या हुआ, मैं ये वाला ग्राफ ले जाते इनफाइनाइट तक ले जाऊं, और मैंने यहाँ से अपनी पेंसिल रखी थी और पेंसिल रख करके मैं पूरा ग्राफ में बना दूंगा, क्या मुझे कहीं भी पेंसिल उठाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। दूसरी बात अगर हम करें, e की पावर x, एक फंक्शन हम और दूसरा ले लें, f ऑफ x इक्वल टू e की पावर x। e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है? ये यहाँ से पकड़ते हैं, ये ऊपर की ओर बढ़ता ही रहता है। मैं कितना ही ऊपर ले जाऊँ, कितना ही आगे ले जाऊँ, कितने बड़े बड़े पॉइंट्स की बात करूँ, लेकिन कभी भी क्या पेंसिल उठानी पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाएं और उस ग्राफ को बनाते समय अपनी पेंसिल की नोक को उठाना ना चाहिए, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या बोलते हैं हम उसको? कंटिन्यूअस फंक्शन। अब जब ये तो बात थी पुरानी, पहले के समय में कंटिन्यूटी को चेक ऐसे ही किया जाता था, लेकिन अब जब बड़े बड़े फंक्शन आने शुरू हो जाएंगे तो वहाँ पर हम कितना बड़ा ग्राफ बना सकते हैं? दिक्कत आने लगेगी। तो फिर क्या हुआ कि कंटिन्यूटी को, फिर ग्राफ की बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि किसी फंक्शन का ग्राफ बनाओ और वो ग्राफ कहीं पर क्या ना हो, खंडित ना हो, टूटे ना, हमें पेंसिल ना उठानी पड़े। जिस पॉइंट पर पेंसिल उठानी पड़ेगी मतलब वो पॉइंट हमारा डिसकंटिन्यूटी का निकल जाएगा और फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो जब अगर सीधा ग्राफ बनेगा कंटिन्यूअस फंक्शन, और अगर वहाँ पेंसिल उठानी पड़ गई तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की बात समझ में आई? जैसे सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बात और समझ में आएगी, अभी समझ में आएगा। एक मिनट रुको तो जरा। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एक फंक्शन है मेरे पास x माइनस 10, ये फंक्शन है। अब अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू 10 कह देता हूँ, मैं यहाँ x इक्वल टू 10 कह रहा हूँ, ध्यान से समझना। x इक्वल टू 10 कहने पर f ऑफ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हो जाएगी 10 माइनस 10 यानी 1/0 बना, और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइन। मतलब इस पॉइंट पर ये फंक्शन तो डिफाइन ही नहीं हो रहा है, हाँ या ना? अगर इस पॉइंट पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी इस वाले फंक्शन का ऐसे ग्राफ बनाओगे, मान के चलो इस वाले फंक्शन का ग्राफ ऐसे बना रहे हो, कैसे भी बनेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा। जहाँ पर x इक्वल टू 10 आएगा वहाँ पर मान के चलो यहाँ आ रहा है x इक्वल टू 10, तो यहाँ पर हमें अपनी पेंसिल को उठाना पड़ जाएगा।
एलसीएम उठाना पड़ जाएगा। इस बात का मतलब ये है कि इस पॉइंट पर x इक्वल टू 10 पर ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, असतत फलन हो गया। कैसा फलन हो गया, असतत फलन हो गया। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 10 पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, हम बता ही नहीं सकते हैं कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इस फंक्शन का क्या होने वाला है। समझ में आ रही है बात नहीं? तो ये पॉइंट जो है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, असंतता का बिंदु। इसी पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ और ऐसे फंक्शन को हम बोल देंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। बात समझ में आई? अब ये ग्राफ का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी निकालने के लिए हमें उस फंक्शन का ग्राफ बना के देखना है, और अगर कहीं भी पेल्सियन नहीं उठानी पड़ रही है तो इस बात का मतलब ये है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। वो पेल्सियन जिस पॉइंट पर उठ रही है वो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अब ये तो ट्रेडिशनल मेथड है, पुराने तरीके हैं, तो इन तरीकों से जब हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो होगा क्या कि मतलब हर जगह एप्लीकेबल तो हो जाएगा लेकिन काम बहुत ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ, फिर इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास मैथ में नया कॉन्सेप्ट निकल करके आया जिसको हम बोलते हैं लिमिट, यानी कि सीमा। क्या बोलते हैं हम जिसको, लिमिट। अब हम किसी भी फंक्शन की लिमिट अगर हम निकाल दें तो लिमिट के जरिए ही हम बता देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। कैसे, अब देखो लिमिट निकालने के लिए जैसे मान के चलो, ध्यान से समझना भाई, मेरे पास कोई एक फंक्शन है, इस तरह से ये फंक्शन है, एक पॉइंट फंक्शन का x इक्वल टू ए है और यहाँ पर मान के चलो एक पॉइंट x इक्वल टू बी है। फंक्शन सिर्फ कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फंक्शन डिफाइन है। तो एक तो इधर की कोई हम बात नहीं बता सकते हैं और एक हम इधर की बात नहीं बता सकते हैं। मतलब अगर इन यहाँ से यहाँ तक मैं एक फंक्शन की लिमिट निकाल दूं और लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो मतलब ये होगा कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस कहलाएगा। अब बात ये आती है लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना एक एक बात। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, देखो, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अगर दोनों ही लिमिट आपस में क्या होती हैं, इक्वल, तो हम कहते हैं कि लिमिट आर एग्जिस्ट, कि लिमिट जो है ना, फंक्शन की लिमिट है वो अस्तित्व में है, फंक्शन की लिमिट का अस्तित्व है या वो एग्जिस्ट कर रही है। अब सिर्फ लिमिट के जरिए ही फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक नहीं करी जाएगी। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, एक कदम काम और आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम क्या चेक करना चाह रहे हैं, कंटिन्यूटी। अब ध्यान से देखना, कंटिन्यूटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, और जिस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो उसी पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। और अगर ये तीनों आपस में इक्वल आए तो इस बात का मतलब है कि फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मैं क्या कहना चाह रहा हूँ फिर सुन लो। देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका होता है लिमिट x टेंस टू ए, पॉइंट पर बात कर रहे हैं ना, x टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, यहीं पर बता दे रहा हूँ। राइट हैंड लिमिट निकालने का मतलब होता है RHL का, कि लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ ए नेगेटिव ए पॉजिटिव क्या है, अभी धीरे धीरे बातें सब समझ में आ जाएंगी। और इस ए पॉइंट पर अगर फंक्शन हमारे पास था, देखो ध्यान से सुनो, फंक्शन था हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इस ए पॉइंट पर अगर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू एफ ऑफ ए। और होना क्या चाहिए, तीनों आपस में इक्वल होंगे तभी तो कंटिन्यूटी शो करेगा। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह पर मैं कहूँगा लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ ए इक्वल होना चाहिए लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ ए, और इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ ए। अगर ये तीनों बातें आपस में इक्वल आती हैं तो हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है एट एवरीवेयर, हर जगह यानी हर पॉइंट पर फंक्शन कैसा है, सतत फलन है। आई बात थोड़ी बहुत भी समझ में, ठीक है। ये तो हो गए इसके फॉर्मूले की बातें। अब मैं इसको जो है डायग्राम के जरिए थोड़ी समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो एक बार देख लो, समझ लो, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लो भाई। क्या हमने बात पढ़ी थी, अभी हमने ये पढ़ा कि अगर हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो कंटिन्यूटी की बात करने का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट, अब लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे करके लिखा करो, बात तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट की तो है, और राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ ए,
और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। अगर ये तीनों ही आपस में बराबर आते हैं तो इस बात का मतलब है कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस। अब ध्यान से देखना, जैसे दूसरा तरीका फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस करने का ये हो गया, अगर हमें कोई फिक्स फंक्शन मिल जाए तो उस फिक्स फंक्शन के लिए हम इतना भी कर सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, जहाँ सिर्फ एक ही लिमिट से काम चल जाए, लेफ्ट और राइट की जरूरत ना पड़े, तो उस पॉइंट पर लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अगर आपस में बराबर हो जाए तब भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब इस बात को समझना, ये ऊपर वाला जो लिखा हुआ है ये नीचे वाले का ही क्या है, एक्सपेंशन है, नीचे वाले का विस्तार रूप हमने ऊपर करके लिख दिया। ध्यान से देखो, जैसे मान के चलो हमारे पास इस तरह से कोई एक फंक्शन है और अगर मुझे इस फंक्शन के इस वाले पॉइंट पर फंक्शन, जैसे यहाँ पर मान के चलो ये इस तरह से है, ये फंक्शन हो गया, ये पॉइंट हो गया मेरा x इक्वल टू a, या ये वाला पॉइंट हो गया a। इसी पॉइंट पर तो तुम अपना काम करना चाह रहे हो। मैं कह रहा हूँ पॉइंट a पर इस फंक्शन की वैल्यू हमने कुछ ना कुछ निकाल दी f ऑफ a, और पॉइंट a पर फंक्शन की लिमिट हमें पता चल गई। तो सिर्फ और सिर्फ a पॉइंट पर ही तो पता चला है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि a पॉइंट पर हमें ये पता चला है कि पॉइंट a जहाँ पर आएगा वहाँ पर इस फंक्शन को बनाने के लिए हमें पेंसिल नहीं उठानी पड़ेगी। लेकिन ये तो सिर्फ एक फिक्स पॉइंट के लिए हो गई ना, और अगर हमें पूरे फंक्शन की बात करनी है तो इससे इधर भी बहुत सारे पॉइंट होंगे और इधर भी बहुत सारे पॉइंट होंगे। तो इधर जो पॉइंट होंगे उन्हीं पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली जाती है, और इधर जितने पॉइंट होंगे उन्हीं को कैलकुलेट करने के लिए राइट हैंड लिमिट निकाली जाती है। इतनी बात पकड़ में आई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का मतलब क्या, देखो इधर से जितने भी पॉइंट इस फंक्शन की ओर बढ़ रहे, इस मेन पॉइंट की ओर बढ़ रहे होंगे, वो सारे के सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट हैं, वो जो a है इस a से छोटे होंगे नहीं होंगे, सारे पॉइंट a से छोटे होंगे। और इधर जितने भी पॉइंट तुम इधर की ओर इसकी ओर बढ़ करके आओगे, जितने भी पॉइंट होंगे वो a से बड़े होने चाहिए। तो जितने भी पॉइंट a से छोटे हैं, तो a से लेफ्ट की तरफ आओगे तो a से छोटी वैल्यू मिलेगी। छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए ही a के ऊपर माइनस आया। ऐसा नहीं है कि a की वैल्यू माइनस है ना, a के ऊपर माइनस आने का मतलब है कि जो मेन पॉइंट है उससे छोटी वैल्यूज की बात करी जा रही है। a के ऊपर पॉजिटिव आने का मतलब है कि जो मेन पॉइंट है ये वाला, देखा, इस मेन पॉइंट से बड़ी वैल्यूज की बात करी जा रही है। और वो बड़ी वैल्यू कितनी हो सकती हैं, अगर एक बार ये हमने कैलकुलेट कर दिया तो इसका मतलब a से इधर जितनी भी वैल्यू आ रही होंगी सबकी बात हमने एक साथ ही कर दी। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब a से इधर जितनी भी वैल्यू आ रही होंगी सबकी बात हमने कर दी। तो इधर वाले सारे पॉइंट भी हमने देख लिए कि इधर जितने भी पॉइंट आ रहे होंगे उन सब पर फंक्शन पता चल जाएगा कंटिन्यूअस है कि नहीं। a पॉजिटिव की अब मैं बात करूंगा तो इस पॉइंट से इधर जितने पॉइंट आ रहे होंगे उन पर भी मुझे पता चल जाएगा कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। और रही बात इस वाले पॉइंट की, तो इस वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल के देख लेंगे कि फंक्शन की क्या सिचुएशन है। तो इधर के सारे पॉइंट की जानकारी हो चुकी है, इधर के भी सारे पॉइंट की जानकारी हो चुकी है जिसे लेफ्ट हैंड लिमिट कहा, इधर के सारे पॉइंट की जानकारी हो चुकी है जिसे राइट हैंड लिमिट कहा। और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अगर तीनों ही बराबर हो गए तो मतलब इधर भी फंक्शन को बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए पेंसिल नहीं उठानी पड़ रही है, इधर भी ग्राफ बनाने के लिए पेंसिल नहीं उठानी पड़ रही है, और इस पॉइंट पर भी अगर ये इनके इक्वल है तो पेंसिल नहीं उठानी पड़ रही है। इस बात का मतलब है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। बात पकड़ में आई। तो यहाँ से जो मेन बात हमारे लिए समझने की है वो समझने वाली बात इतनी है, देखो ध्यान से, जब लिमिट एग्जिस्ट करानी है हमें, लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल करना पड़ता है। और कंटिन्यूटी के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूटी के लिए मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर करनी पड़ती है, इसके साथ एक काम और करना पड़ता है कि फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी पड़ती है। ये दोनों बात समझ में आई नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना दिक्कत। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसे साफ कर दूं मैं, ठीक है। देखो इस वाले पॉइंट को जरूर समझते हुए चलना कि आखिरकार इस ग्राफ की वजह से ही नेगेटिव पॉजिटिव को मैंने समझाने की कोशिश करी है। हो गया। अब देखो मैं आगे बढ़ता हूं, एक क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं, फिर और ज्यादा बात हमारी पकड़ में आएगी। जैसे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ही हम देखते हैं, बहुत आसान है। देखो क्या कह रहा है,
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, धीरे धीरे हम बड़े क्वेश्चनों की ओर भी बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में कह रहा है x इक्वल टू 1 पर फलन के सान्तत्य की जांच कीजिए, यानी चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 ऑफ द गिवन फंक्शन। फंक्शन हमको क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर अगर मैं 1 की बात करूं तो फंक्शन हमारे लिए कितना दिया हुआ है 1, सॉरी फंक्शन कितना दिया 2x प्लस 3 ना, फंक्शन ये है और पॉइंट कितना दिया है 1, यही तो है। अब देखो इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और इसी पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट दोनों को निकालना पड़ेगा, और दोनों अगर आपस में बराबर आ गए तो इस बात का मतलब ये हुआ कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो जब मैं इस वाले क्वेश्चन का ध्यान से देखो भाई, जब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा तो क्या करूंगा, सबसे पहले चूंकि सिंस f ऑफ x मुझे कितना दिया हुआ है 2x प्लस 3, तो जब मैं f ऑफ 1 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 5 आएगा, नहीं आएगा, ठीक। इसी पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट निकालूंगा। लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू किस पॉइंट पर निकालना है 1, कि x 1 की ओर बढ़ रहा है, x की वैल्यू 1 नहीं है, x 1 की ओर बढ़ रहा है, और कितना बढ़ रहा है, कहां तक, कि जस्ट एक कदम भी आगे बढ़े तो 1 हो जाएगा। इस लिमिट का मतलब ये होता है कि लिमिट की x की वैल्यू 1 नहीं है, लेकिन लगभग 1 के इतने करीब है कि बस उसके आगे 1 ही मिलने वाला है, समझ पाए। तो इस पॉइंट पर जब मैं लिमिट निकालूंगा तो f ऑफ x आएगा। अब देखो लिमिट x टेंस टू 1, f ऑफ x की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 3, तो x की जगह मुझे कितना रखना है 1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3, वैल्यू कितनी आ गई 5। तो क्या सीखे हम, चूंकि लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x और f ऑफ 1 इन दोनों की वैल्यू आपस में कैसी आ गई, लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आपस में बराबर आ गई, तो हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ये x बराबर 1 पर ये हमारा फलन कैसा है, सतत फलन है। बात क्लियर है नहीं है, अतः x बराबर 1 पर फलन सतत है। ठीक हो गया, देख लो इसको एक बार, इसको देख लो भाई, कोई दिक्कत है तो फिर ये वाला सवाल समझ में आया, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो एक बात यहाँ से समझे क्या, कि जो f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3 है ना, ये क्या है पता, सबसे पहली बात तो ये एक लाइन की इक्वेशन है। अगर थोड़ी बहुत भी बात याद रही हो क्लास 11th की, y इक्वल टू mx प्लस c, अंताखंड रूप में समीकरण ये होगा तुम्हारा, ढाल अंताखंड रूप, सॉरी m ढाल होता है और c अंताखंड होता है, तो ढाल अंताखंड रूप की समीकरण ये है। याद बातें कम आ रही होंगी ना, क्योंकि बहुत समय हो गया। चलो दूसरी बात याद करते हैं, ये हमारे लिए काम की चीज नहीं है, ये चीज देखो काम की है क्या, अब देखो सुनो भाई, बाई जो f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3 है, पहली बात तो ये कि अगर हम पकड़ पाए तो ये एक लाइन की इक्वेशन है, नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो अब समझाना चाह रहा हूं उसे सुनना। ये पता क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है, नहीं समझ में बात आई, बहुपद है। क्या है, एक बहुपद। अगर ये एक बहुपद है और ये एक सतत फलन है, तो हम नोट डाल के इस बात को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ऑल पॉलिनोमियल्स आर कॉन्टिन्यूअस। इस बात को याद रखना, ये बहुत काम की बात है कि जितने भी बहुपद हैं वो हमेशा ही सतत होते हैं, और किन पॉइंट्स पर, x बिलोंग्स टू r, जितने भी नंबर हैं सभी नंबरों पर, हर एक रियल नंबर पर सभी बहुपद सतत हो गए। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई बहुपद आएगा, एक नंबर में अगर हमें बहुत बड़ा उसने क्वेश्चन दे दिया, जैसे ऐसे समझो, मैं कहना चाह रहा हूँ कि f ऑफ x की वैल्यू उसने हमें दे दी 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, बताओ ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है, क्योंकि ये एक बहुपद है, और अगर बहुपद है तो ये सतत होगा ही होगा। बात पकड़ में आई, पहली बात कि सभी बहुपद सतत होते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, ध्यान से एक एक बात को सुनते समझते हुए चलना भाई। सभी बहुपद क्या होते हैं, सतत होते हैं, कोई दिक्कत इस पॉइंट में नहीं। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल लेते हैं कि हम f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x, इसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। क्या बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। हिंदी में भी इसको शायद मॉडुलस फंक्शन ही बोलते होंगे, या मुझे अभी वर्ड एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। f ऑफ x इक्वल टू इतना हो गया। अब देखो कहीं भी अगर हमें मॉड लिखा हुआ मिले तो इस बात का मतलब यही तो है कि या तो वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है और या तो वैल्यू
नेगेटिव आने वाली है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे अगर कहीं हम मॉड लिख रहे हैं तो मॉड को जब भी सॉल्व किया जाता है तो दो वैल्यू आती है, प्लस भी हो सकता है माइनस। भाई क्या पता वैल्यू -5 और मॉड लगा के +5 बना दिया हो, क्या पता वैल्यू 5 हो मॉड लगा के 5 ही बना दिया गया हो। तो मॉड का मतलब ये होता है कि वैल्यू हो सकती है पॉजिटिव हो सकती है नेगेटिव हो। तो ध्यान से देखना, अब यहाँ से बड़े काम की बात कि जो मॉड वाले फंक्शन होते हैं उनको जब तोड़ा जाता है तो मॉड वाले फंक्शनों को कैसे तोड़ते हैं, मॉड की वैल्यू पॉजिटिव x आएगी और मॉड की वैल्यू नेगेटिव x आएगी। जब पॉजिटिव x आएगी तो उस समय x हमेशा ही हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। तुम x की वैल्यू 0 रखो तो 0 रखने पर क्या होना चाहिए, f ऑफ x 0 आ जाएगा। और 0 को हम, वैसे तो 0 एक पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर होते हैं हमारे पास 3 प्रकार के, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और एक 0 भी इंटीजर होता है। तो 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। लेकिन अगर बात आ जाए कि 0 को किस में काउंट करोगे तो 0 को जनरली हम पॉजिटिव नंबर्स में काउंट करते हैं। बात समझ में आई। तो जब अगर x 0 के इक्वल हो जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू 0 तो x ही तो आना चाहिए। दूसरी बात, और अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी ले लो, कोई भी वैल्यू लो, 1 2 3 4 5 1000 कितनी भी ले लो, तो जब भी इसकी जगह प्लस का 5 रखने वाले हो ना, 0 से बड़ा ही तो +5 होता है, 0 से बड़े का नंबर हो गया प्लस की सारी संख्या है, तो x की जगह प्लस का कोई भी नंबर रखो तो मॉड हटेगा तो +5 रखोगे तो 5 ही तो आएगा। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि x की वैल्यू 0 से छोटी ले लो x की वैल्यू 0 से छोटी, 0 से छोटी -1 -2 -3। तो अगर इसकी जगह 0 से छोटे नंबरों की बात करोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव x देगी, और 0 से बड़े नंबरों की बात करोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव x देगी। यानी मॉड वाले फंक्शन को हम इस तरीके से तोड़ करके लिख सकते हैं। कुछ जगह पर या कुछ किताबों में इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, कैसे, पॉजिटिव x होगी जब x यहाँ होगा, 0 होगी जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और -x होगी जब x 0 से छोटा हो जाएगा। ये बात और उधर वाली बात सेम है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रही है थोड़ी बात भी। अब देखना ध्यान से, हम क्या चेक करना चाह रहे हैं, हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है या नहीं होता, यही तो हम चेक करना चाह रहे हैं। अगर एक बार हमें पता चल जाए, जैसे हमने देख लिया उदाहरण नंबर पहला किया, हमें पता चल गया कि पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। इसी तरह अगर मुझे पता चल जाए कि मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है या डिसकॉन्टिन्यूअस होता है या कॉन्टिन्यूअस होता है, तो मैं बड़े बड़े सारे क्वेश्चन तुरंत कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा। ध्यान से समझना। देखो अब ये फंक्शन 2 हिस्सों में टूट गया। एक देखो यहाँ पर जब भी हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें, अगर ये फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो एक तो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, पॉइंट पर लेफ्ट लिमिट, पॉइंट पर राइट लिमिट सब कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, और अगर सब कुछ बराबर आए तो इसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब इस पॉइंट कौन सा है, किस पॉइंट की बात करना चाह रहे हो जिस पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 0 करोगे। तो देखो ये जो पॉइंट है, जो x के साथ जो पॉइंट लग करके आता है, इसी पॉइंट पर वैल्यू को चेक किया जाता है। समझ पाए बात नहीं। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से मेरी भाई बात को समझना। देखो मैं एट x = 0 पर बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जब मैंने पॉइंट 0 लिया, अब मैं निकालूंगा इस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट का तरीका क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव और f ऑफ x, फॉर्मूला तो यही होता है। अब देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि 0 नेगेटिव, क्योंकि हमारे लिए तो पॉइंट का काम है 0, और f ऑफ x। अब 0 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि मुझे फंक्शन उस कंडीशन का लेना है जब मैं पॉइंट 0 से छोटे वाले ले रहा हूँ। तो 0 से छोटे वाले पॉइंट का मतलब ये 0 से छोटे पॉइंट इसी कंडीशन में तो इसी रेंज में तो मिलेंगे, और अगर पॉइंट यहाँ मिलेंगे तो फंक्शन कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव के लिए फंक्शन कौन सा हो जाएगा, माइनस का x। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रख सकते हैं। जब हम 0 रखेंगे x की जगह तो -0 आएगा, और -0 का मतलब 0 ही तो होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गई। इसी तरह मुझे क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, यही तो होता है। तो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव का मतलब 0 पॉजिटिव और f ऑफ x। 0 पॉजिटिव का मतलब मुझे उन पॉइंट्स की बात करनी है जो 0 से बड़े हैं। तो 0 से बड़े पॉइंट्स कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर।
यहाँ पर जब मुझे पॉइंट मिलने वाले हैं तो ध्यान से समझना, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और अगर पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कौन सी रखूंगा, यही रखूंगा +x, और जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखूँ तो 0 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है। अब इसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू रखनी है। तो चूंकि हमारे पास देखो फंक्शन क्या था, फंक्शन देखो यहाँ से मैं दो तरीके बता रहा हूँ। पहला तरीका, मुझे f(0) ही तो निकालना है, और f(0) निकालने के लिए मेरे पास f(x) होना चाहिए। हमारे पास मेन फंक्शन था ये, इस मेन फंक्शन को हमने दो छोटे छोटे फंक्शनों में तोड़ लिया। तो जब मैं f(0) निकालूंगा तो पहले तो मुझे ये पता चले कि f(x) क्या है। तो f(x) चाहो तो इसे मान लो, चाहो तो इसे ले लो, चाहो तो इसे ले लो, कहीं फर्क आने वाली बात नहीं, क्योंकि मेन फंक्शन ये है, ये दोनों पैदा तो इसी से हुए हैं ना, तो कोई भी ले सकते हो। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई बंदा f(x) की वैल्यू (x) लेता है और वो f(0) निकाल रहा है तब भी तो 0 आएगा। अगर कोई व्यक्ति f(x) की जगह +x लेता है और वो f(0) निकाल रहा है तब भी तो 0 आएगा। अगर कोई f(x) की वैल्यू -x लेता है और f(0) निकाल रहा है तब भी 0 आएगा। मतलब जब भी उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाली जाएगी तो फंक्शन की पड़ेगी ज़रूरत, और उस समय हम फंक्शन को कोई भी ले सकते हैं, चाहे इसे ले लो चाहे इसे ले लो। बात समझ में आई? अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सिंस LHL = RHL और = क्या हुआ, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू आपस में कैसी आ गई, बराबर। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन कैसा है भाई, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। और कौन सा फंक्शन था, मॉडुलस फंक्शन, यानी जितने भी मॉडुलस फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। और कैसे होते हैं देखो अभी मैं बता रहा हूँ। पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने वो लाइन के लिए बनाया था, तो वो लाइन के लिए वीडियो में नहीं आ पाया था। f(x) हमको दिया था 2x + 3, और ये एक लाइन होती है y = mx + c, और इस लाइन की इस तरह से लाइन बनाई जा सकती है। तो ये लाइन बनाने के लिए कहीं पे से नहीं उठानी पड़ेगी। आगे देखो मैं बात करता हूँ, अब हमने जो दूसरा क्वेश्चन लिया है f(x) = (mod)(x), और (mod)(x) का यानी मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ पता कैसे बनता है, ये अगर 0 की बात कर रहे हो तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये वाला ग्राफ शो करता है f(x) = x, और ये वाला ग्राफ शो करता है f(x) = -x। अगर माइनस की वैल्यू लोगे तो लाइन इस तरह से चली जाएगी, और अगर प्लस की वैल्यू लोगे तो लाइन इस तरह से चली जाएगी। नहीं समझ में आ रहा होगा ना ये कैसे हो रहा, कैसे समझ में आ रहा है? देखो छोटी छोटी बातें ही काम आती हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, f(x) की जगह ही तो y लिया जाता है, और y = mx + c तो है नहीं, तो c की वैल्यू 0 और m की वैल्यू है 1, और m की वैल्यू 1 होने का मतलब समझते हो कि tan थीटा की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। मतलब जो ये लाइन गुजरेगी ये 45 डिग्री के कोण पर गुजर रही होगी, और किस डायरेक्शन में गुजर रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इस इक्वेशन से इस लाइन की जो इस फिगर की जो लाइन बनेगी, यानी इसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बन जाएगा, बट नीचे नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर जब y = mx + c लगाओगे तो c तो है नहीं, और m की वैल्यू कितनी है, -1, यानी m की वैल्यू -1, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास शायद 135 डिग्री निकल करके आएगी। तो 90 डिग्री ये और 45 डिग्री ये, तो लाइन इस तरह से बन जाएगी। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो फिर सुन लो, कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, और सब समझा दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि y = (mod)(x), इसी फंक्शन का तो ग्राफ बनाना है, चाहे y लिखो और चाहे f(x) लिखो, कहीं से कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों का सेम मतलब चल रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से होता है। अब बताओ इस ग्राफ को बनाने के लिए कहीं पेंसिल उठानी पड़ेगी, नहीं उठानी पड़ेगी। जब पेंसिल ही नहीं उठानी पड़ेगी तो इस बात का मतलब ये हुआ ये फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। समझ में आई? तो यहाँ नोट नंबर 1 में तो ये लिखा कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर कॉन्टिन्यूअस, और नोट नंबर 2 में लिख लेना कि मॉडुलस फंक्शंस आर ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस x बिलोंग्स टू r, सभी पॉइंट पर ये भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं। समझ में बात आई? अब इसको देख लो, और फोटो खींचना है तो फोटो खींच लो, जो करना है इसे करो भाई। हमने दो बातें सीख ली कि सभी पॉलिनोमियल यानी सभी बहुपद सतत होते हैं। दूसरी बात हमने सीखी कि जो मॉड वाले फंक्शन होते हैं वो भी सतत होते हैं। अब एक तीसरी बात मैं और सिखा दूं, छोटी सी। एक बात ये समझो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम सुना है कभी? नहीं सुना है? इनने सुना होगा स्कूल वालों ने। इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। देखो क्या होता है महत्तम पूर्णांक फलन।
अगर मैं कहूँ मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू ये जो बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है, बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये अंदर इसकी है वैल्यू। अब देखो ये काम कैसे करता है। अगर मैं x की जगह 1.2 रखता हूँ, 1.2 रखता हूँ, तो y बराबर कितना होना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर 1.2 होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, तो इसकी वैल्यू पता कितनी आती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इस ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी है, या तो उसके बराबर और या उससे छोटा इंटीजर। दो बातें याद रखनी है, या तो बराबर और या तो छोटा इंटीजर। अब देखो 1.2 इंटीजर है क्या, नहीं। इंटीजर का मतलब पूर्णांक होता है। पूर्णांक समझते हो, जो पूरे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 -8 -7 0, ये पूरे नंबर। तो क्या ये पूरा नंबर है, तो पूरा नंबर है तो नहीं है, तो मतलब इसके बराबर तो इंटीजर होगा नहीं। अब इससे छोटा देखो, 1.2 से पीछे की ओर चलना शुरू करो और ये देखो कि पूरा नंबर कहाँ पे मिलेगा, 1 मिलेगा, तो y की वैल्यू 1 आ गई। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा कहेगा मैं y की जगह पर 1.4 रखता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1.4, y की वैल्यू तो 1 आनी चाहिए। यानी इधर x की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं x की जगह -1.2 रखता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, y की वैल्यू -1.2 से छोटा। इस बात को याद रखना, छोटा, और 0 1 से बड़ा होता है, छोटा नहीं। इसकी वैल्यू -2 आएगी। बात पकड़ में आई नहीं, इसकी वैल्यू -2 आएगी। 0 छोटा नहीं होता है, माइनस की संख्या जो जितनी बड़ी वो उतनी छोटी। उल्टा काम चलता है माइनस की तरफ, है नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या से ही तो इधर आते तो 0 की तरफ पहुंचोगे, फिर बड़ी की ओर चलना शुरू कर दोगे। आई बात समझ में। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू समझ गए। अब हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर पे थोड़ा काम करते हैं। ये देखते हैं कि, चलो देख लेना यार, बाद में आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये देखना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये जो फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इस बारे में हम थोड़ी बात अपनी आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना भाई। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। एक हमने फंक्शन ले लिया, f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो गया। अब इस फंक्शन के लिए जब मैं बात करूंगा, तो इसके लिए बात करने के लिए मैं सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए LHL की बात करूंगा। और LHL का मतलब पता क्या होगा, लिमिट x टेंस टू, किसी भी पॉइंट पे तो चेक करोगे। मैं कह रहा हूं किस पॉइंट पर चेक कर रहे हो, C पर। एक पॉइंट C मान ले रहे हैं, एट x इज इक्वल टू C। C कोई नंबर होगा, चाहे वो 1 ले लो, चाहे वो 5 ले लो, चाहे वो 5.3 ले लो, कोई तो नंबर होगा। तो मैं x इज इक्वल टू C पर लेफ्ट हैंड लिमिट जब मैं बात करूंगा, तो f ऑफ x आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में तो माइनस आता है। अब देखो इसको चेंज कैसे करते हैं, लिमिट x टेंस टू C नेगेटिव, और यहाँ पर क्या होता है, f ऑफ x की जगह मैं x रख दूंगा। अब ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। व्हेन x इज इक्वल टू C माइनस h, ये एक नया कॉन्सेप्ट है LHL निकालने का। और इस बात को समझना, ये है कुछ नहीं, पीछे वाली बात को ही थोड़ा और बड़ा कर दिया। कई बार ऐसे होगा, एक्सरसाइज में ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे कि जहां लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, और लिमिट एग्जिस्ट ना करने पर हम क्या करेंगे, h लाया करेंगे, और h ला करके हम लिमिट को एग्जिस्ट करा दिया करेंगे। समझो ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बड़ी चीज नहीं है। मैंने मान लिया x इज इक्वल टू C माइनस h, ठीक है। एक मिनट बंद करो यार इसे। देखो मैं क्या कहना चाह रहा था, x बराबर C माइनस h मान लिया। अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये कह दूं कि हमने इसे तो माना है, और मैं ये कह दूं कि जब x की वैल्यू 0 है, तो जो h है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, C हो जाएगी। h की वैल्यू C हो जाएगी। अब ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो हमारे पास LHL है, LHL हमारे पास क्या है, लिमिट अभी 1 मिनट रोको। x की जगह मुझे क्या रखना है, C माइनस एच, और लिमिट मेरी कहाँ से कहाँ तक चलेगी, h टेंस टू C निगेटिव तक। अब ध्यान से देखना क्या होने वाला है। C क्या है, जो नंबर जिस पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, और h पता क्या होता है, h होता है h इज वेरी स्मॉल नंबर, बहुत ही छोटा नंबर होता है h, बहुत छोटा नंबर। अब C की जगह मान ले रहे हैं 5 4 3 2 कुछ भी मान लो। h एक बहुत छोटा नंबर है,
बहुत छोटे नंबर का मतलब क्या है भाई कि बहुत छोटे का मतलब 0.01 ही हो सकता है, 0.1 होगा, इससे छोटा कुछ भी मान लो। तो अगर 5 में से 0.1 माइनस करोगे तो 4.9 ही तो आएगा। और 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आता है, 4 आएगा नहीं आएगा। और 4 क्या है, 4 इसकी वैल्यू आएगी 4.9 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 4, और 4 को कुछ और नहीं 5 - 1 ही तो लिखोगे। यानी कहने का मतलब है ये जो फंक्शन है इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू c-1 आएगी नहीं आएगी, c-1 आएगी नहीं आएगी। अब मैं पकड़ता हूँ RHL को, RHL जब मैं पकड़ रहा हूँ तो RHL की वैल्यू कितनी होती है, लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव, और यहाँ हो जाएगा f(x) और लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव, और f(x) की जगह कितना रखूंगा, फंक्शन। यहाँ पर मैं मानूंगा क्या, x इक्वल टू c प्लस h। लेफ्ट हैंड लिमिट में उसमें से कुछ घटाया जाता है तभी तो उससे छोटे पॉइंट की ओर बढ़ोगे, और राइट हैंड लिमिट में उस पॉइंट से आगे बढ़ना है तो उसमें कुछ जोड़ा जाएगा, उसमें कुछ जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर, और जब मैं मान लूँ कि जब x की वैल्यू 0 है, इतना हो गया, x टेंस टू c प्लस h, और जब मैं कह रहा हूँ, यहाँ मैं कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा, एक मिनट रुको। तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा था, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब कुछ सही है। मैंने कहा जब x इक्वल टू c-h हमने अपनी तरफ से मान लिया हमारी, और x की वैल्यू कहाँ की ओर बढ़ रही थी, नहीं, x की वैल्यू थी c की ओर, x c की ओर ही तो बढ़ रहा था। तो जब x c की ओर बढ़ेगा मतलब x की वैल्यू c होने वाली है, तो x की वैल्यू जब c होने वाली होगी तो h की वैल्यू कितनी, 0 नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। सेम काम यहाँ पर समझो, लेफ्ट हैंड लिमिट में उस पॉइंट से छोटा कुछ मानना पड़ता है, और राइट हैंड लिमिट में इस पॉइंट से कुछ बड़ा मानना पड़ता है। यानी तो इस जो पॉइंट हमें गिवन है इसमें हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। इतनी बात पकड़ में आ रही। अब मैं कह रहा हूँ व्हेन, जब x c की ओर बढ़ रहा था, x किसकी ओर बढ़ रहा है, c की ओर, तो h किसकी ओर बढ़ेगा, 0 की ओर। x की जगह जैसे ही c रखोगे तो c से c कट जाएगा, h बराबर 0 ही तो आने वाला है। यहाँ भी, यहाँ से जो h का कॉन्सेप्ट होता है वो कैसे होता है, h के कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, जिधर की ओर x बढ़ रहा है सबसे पहले x बराबर वो जो पॉइंट है उसमें से h को घटा देना होता है। दूसरी बात, x की जगह एक बार उसी पॉइंट की वैल्यू रखोगे तो h मिल जाएगा। अब ये पूरा का पूरा फंक्शन h में चेंज हो चुका है चेंज। एक दो बार और इस तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी, कतई दिक्कत आने वाली नहीं है। इतना कुछ हो गया हमारे लिए। अब हम देखो क्या करेंगे, अब हमारे पास जो RHL आने वाली है, RHL देखो कितना आएगा, लिमिट किस में चेंज हो चुकी है, x की जगह अब c नहीं रहा, x c थोड़ी रहा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लिमिट h में चेंज हो चुकी है, h टेंस टू 0, और x की जगह हमने क्या मान लिया है, c प्लस h मान लिया। अब ध्यान से देखना, c प्लस h, और h एक बहुत छोटा नंबर है, इसको मैं शॉर्ट में यहाँ लिख दे रहा हूँ। c की वैल्यू पिछले वाले में हमने 5 मानी थी, तो भाई c कोई ना कोई इंटीजर ही तो है, तो c की वैल्यू मान लो कुछ इंटीजर 5। कहाँ पे, इसकी वैल्यू यहाँ 0 रखोगे, रख दो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 0 रखोगे तो वैल्यू c आने वाली है, लेकिन मैं c लाऊंगा c ही, लेकिन कुछ समझा के c लाना चाह रहा हूँ, वो समझो। मैंने कहा c की वैल्यू हम अगर 5 मान लें, 3 मान लो, कुछ भी मान लो, तो c की जगह हमने कोई वैल्यू मानी। h हमारा बहुत छोटा नंबर है, तो बहुत छोटे नंबर का मतलब है इसकी जगह 0.1 करूंगा, और 0.1 करने का मतलब 5.1 आया। और अगर यहाँ पर वैल्यू 5.1 है और 5.1 का ये इंटीजर वैल्यू निकालोगे तो क्या 5 ही तो आएगी, तो मतलब c प्लस h की वैल्यू c ही तो आने वाली है। कहने का मतलब देखो यहाँ से क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि LHL कितना आया, c-1, और RHL हमारे पास कितना आया, c आया नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि LHL और RHL आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ऐसे लिख देना, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फंक्शंस आर नॉट कॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी क्या नहीं आएगी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लिमिट के एग्जिस्ट ना करने पर ही हमारे जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस शो हो गया। समझ में बात आई। आज की क्लास में हमने एक तो कंटिन्यूटी के बारे में चर्चा करी, कंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, ये 3 बातें तो हम देखते हैं।
लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अगर आपस में इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इसके साथ हमने 3 बातें ये सीखी कि जितने भी पॉलिनोमियल हैं कॉन्टिन्यूअस होंगे, जितने भी मॉडुलस फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस होंगे, और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होते हैं। और मैंने इन तीनों को प्रूफ के साथ सॉल्व कराने की कोशिश करी। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।